अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खैड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सही मिकदार में सही वक्त के ऊपर खादों का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खुराकें मेरे काश्तकार भाइयों दो किस्म की होती हैं। कुछ खुराकें बड़ी खुराकें होती हैं जो फसल को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती हैं। कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जो छोटी खुराकें होती हैं, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। वो फसल को थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती हैं। अगर हम बड़ी खुराकें और छोटी खुराकों का सही मायने में इस्तेमाल कर गए तो फिर हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। छोटी खुराकें मेरे काश्तकार भैया, जिसमें जिंक हो गया, बोरान हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और इसी किस्म की और भी जो ना छोटी खुराकें होती हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो फिर बड़ी खुराकों की अफादियत भी बढ़ जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, बड़ी खुराकों में जो ना वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फ़र शामिल हैं। इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये दोनों किस्म की खुराकें जो ना फसल के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। अगर इन दोनों खुराकों का सही मायनों में हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर अच्छी पैदावार आ सकती है। आज मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को बताएंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो ना सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त खुराक है वो जिंक है। आज उसकी अहमियत के बारे में बताएंगे कि गंदम की फसल में उसकी क्या अहमियत है। क्या उसके इस्तेमाल करने से बड़ी खुराकों की अफादियत बढ़ जाती है? क्या उसके इस्तेमाल करने से गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको किस वक्त में इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में करें? मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी किस्म की जिंक अवेलेबल होती है। आज आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी जिंक किस वक्त किस स्टेज के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भाइयों आज आप लोगों को बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको जिंक की अहमियत के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो गंदम की पैदावार में इजाफे का सबब बनती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को 3 सवालों का जवाब देंगे कि जिंक का फ़ायदा क्या है। नंबर 2, जिंक किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 3, कौन सी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर गंदम के अंदर जिंक का इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है जिंक का, अगर इस्तेमाल करें गंदम के अंदर तो गंदम की जो ना टिलरिंग इससे बढ़ जाती है, यानी पौधा झाड़ ज़्यादा मारता है। शगुफ़ा साजी जो होती है गंदम की, उसमें जो ना इजाफा होता है। गंदम के अंदर जिंक का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी हरियाली बढ़ जाती है, उसके अंदर सब्ज़ मादे की मिकदार बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाता है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, जब आप देखते हैं कि गंदम जिसमें आपने जिंक इस्तेमाल की है उसमें जो ना हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, फसल बिल्कुल लश ग्रीन नज़र आ रही होती है। जिंक के इस्तेमाल से जो ना पौधे की बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बढ़ोतरी वाले हार्मोन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो ना ये बढ़ा देती है। जिंक के इस्तेमाल से जो ना पीएच लेवल ज़मीन का कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा हो, यानी 8 या उससे ऊपर हो, तो फिर उस खादों की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ग्रोथ भी कम हो जाती है। इस तरीके से पैदावार में कमी होती है। जिंक के इस्तेमाल से जो ना ज़मीन का पीएच लेवल कम हो जाता है। जो खादों की दस्तयाबी होती है, जो खादें आप देते हैं वो पौधों को मिलना शुरू हो जाती हैं। शगुफ़ा साजी भी गंदम में अच्छी होती है और इसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन के अंदर पड़े होते हैं वो भी अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, इसके साथ साथ जब आप यूरिया खाद दे रहे हैं या नाइट्रोजन खाद दे रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी दस्तयाबी भी बढ़ जाती है। आप लोगों को पता है कि जिंक और जो यूरिया का कम्बिनेशन है वो बेस्ट कम्बिनेशन है। जिस तरह हम कहते हैं कि फास्फोरस और ह्यूमिक एसिड का जो कम्बिनेशन है वो बेस्ट कम्बिनेशन है, इस तरीके से जिंक और यूरिया, जिंक और नाइट्रोजन का कम्बिनेशन भी बेस्ट कम्बिनेशन होता है। ये एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को, एक दूसरे की अफादियत को, एक दूसरे के रिजल्ट को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा गंदम के जो पत्ते होते हैं, जिंक के इस्तेमाल करने से इनका साइज चौड़ा हो जाता है, यानी पत्ते चौड़े हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब की तरफ, यानी जिंक को हमें किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे काश्तकार भाइयों, आप जब पहला पानी लगा रहे हों तो आपने जो ना कोशिश करनी है कि जब आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या यूरिया वगैरह आप दे रहे हैं उसके साथ जो है ना आपने 27% या 33% जिंक
नाइट्रोजन के साथ यानी यूरिया के साथ जो ना आपने उसको मिक्स करके उसका छटा कर देना है। अगर आपने किसी वजह से जिंक का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपने क्या करना है कि 25 से 30 दिन की जब फसल हो उस वक्त जो ना आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर जो ना जिंक का स्प्रे कर देना है, चिलेटेड जिंक का 500 ml फी एकड़ के हिसाब से। मेरे काश्तकार भाइयों, एक और आप लोगों को फ़ायदा बताता चलूँ कि चिलेटेड जिंक का क्या फ़ायदा है, जो हम जिंक का स्प्रे ऊपर से करते हैं उसका क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर आपने देखा है कि गंदम के फील्ड के अंदर जो ना कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके ऊपर सिट्टा नहीं लगता, हम उनको खस्सी पौधे भी कहते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम चिलेटेड जिंक का स्प्रे करें तो खस्सी पौधों की तादाद कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि खस्सी पौधों की तादाद अगर कम हो रही है तो सिट्टों की तादाद फिर बढ़ रही है, यानी गंदम के मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के ऊपर सिट्टा लगेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि सिट्टे छोटे भी रह जाते हैं और सिट्टे खाली भी रह जाते हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करें। इन सब बातों का हमने एक ही नतीजा अक्स किया है कि गंदम की फसल के लिए जो है ना जिंक इंतहाई अहम है। जब पौधा झाड़ मारना शुरू करता है 25 दिन के बाद, जब शगुफ़ा साजी शुरू होती है पौधे की, तो फिर आप जिंक का इस्तेमाल नाइट्रोजन खाद के साथ लाजमी करें। इससे जो ना आप सिट्टों की तादाद बढ़ाएंगे, यानी पौधों की तादाद जब बढ़ेगी तो फिर सिट्टों की तादाद भी बढ़ेगी। फ़ी एकड़ हिसाब से पौधों की तादाद भी पूरी हो जाएगी। इस तरह फ़ी एकड़ के हिसाब से आप लोगों की पैदावार में भी इजाफा होगा। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।